आपको ऑप्शन तो केल्विन में दे रखे हैं, आपको सेल्सियस में तो दिया ही नहीं है। तो पता है आप क्या करोगे, आप इसको बदल लो किसमें। देखो एक फॉर्मूला होता है C बराबर K-273, ये फॉर्मूला होता है बेटा। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का ये सूत्र होता है C बराबर K-273। तो जब आप जानते हो कि पानी का घनत्व है 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, तो 4 आप जब यहां रखोगे 4, तो इधर आके ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 273 जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा K की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 277 इज द राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों, चलिएगा तो आपका सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या। पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, बट वो सेल्सियस में होता है, केल्विन में आप उसको बदलोगे तो 273 उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कितना होता है ये भी बता दो कि पानी का घनत्व 4 डिग्री पर होता कितना है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कितना होता है, अधिकतम होता है बेटा। तो आई थिंक आपको पहले सवाल में कोई दिक्कत अब नहीं होगी। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर चल रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताना कि दूसरे सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बताओ चलो। क्वेश्चन 2, ज्यादा समय नहीं लगाना है एक क्वेश्चन पर, क्योंकि हमको 30 सवाल पूरे भी करने हैं। 30 सवाल अगर नहीं हो पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि कल फिर 30 सवाल आपको करने हैं। ठीक है, चलो बताओ। हाइग्रोमीटर एक यंत्र का नाम है बेटा। हाइग्रोमीटर ये किस चीज को मापने के लिए प्रयोग होता है, सभी साथी जवाब देंगे। और अगर आप पहली बार हैं तो भाई यूट्यूब चैनल है ये हमारा प्यारा सा, इसको सब्सक्राइब कर लो। इसी पर आपकी डेली क्लास जो रेलवे के लिए बहुत बेहतरीन है, और रेलवे के साथ साथ यदि आप एसएससी या किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस क्लास को बेझिझक बेफिक्र होकर देखिएगा, सवाल आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो साथी ये ना ह्यूमिडिटी बताता है, यानी ये आर्द्रता को बताता है, ह्यूमिडिटी को बताता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर यंत्र। साथ में आपको याद रखना है बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइग्रो का एक जस्ट आपको कंफ्यूज करेगा, ये होता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है, हाइड्रोमीटर। तो ये क्या करता है भैया, हाइड्रोमीटर ये क्या करता है, आप लोग इसके बारे में भी बता दो, ये क्या मापता है। चलो हाइग्रोमीटर तो ठीक है ह्यूमिडिटी, बट इसके बारे में कौन बताएगा कि ये क्या बताता है। तो आप याद रखना बेटा, ये ना किसी लिक्विड का क्या बताता है, घनत्व बताता है, यानी कि डेंसिटी बताता है। ये यंत्र क्या करता है, किसी द्रव पदार्थ है, पानी है, दूध है, या कोई भी चीज है आपका, उसकी घनत्व को बताता है हाइड्रोमीटर। कितने साथियों को समझ में आ गया, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं हम, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरा। अच्छा ये क्या बताता है, अल्टीमीटर। कौन बताएगा, अल्टीमीटर क्या बताएगा, बताओ। अल्टीमीटर क्या बताता है साथी, जल्दी से बता दो। अल्टीमीटर क्या बताएगा, तो आप बोलेंगे सर अल्टीमीटर हमारा हाइट को बताता है, मतलब ऊंचाई को बताता है। किसे बताता है, ऊंचाई को बताएगा। ये सबको क्या करना है, याद रखना है बहुत अच्छे से। चले अगले सवाल पर। मेरा टारगेट है बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए, जो भी रेलवे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं सभी इस क्लास के अंदर होने चाहिए बच्चों। प्रश्न संख्या 3 फिर से एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। हाँ कमेंट ऑफ करके पढ़ूंगी सर जी, हाँ कितनी प्यारी बच्ची है हमारी, देखो छोटी सी, कमेंट ऑफ करके पढ़ेगी, बहुत बढ़िया बेटा। सभी लोग कमेंट में सही बात लिखा करो, है कमेंट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कमेंट को ध्यान नहीं देना है फालतू की बातों पर, और सही जवाब अपना बताना है। ठीक है, बताओ क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है बच्चों। पलायन वेग वह वेग होता है कि यदि हम किसी धरती किसी ग्रह पर, सब ग्रह का अलग अलग होता है, यदि किसी ग्रह पर खड़े होकर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंके और इतनी तेज फेंक दे कि कभी जमीन पर ना आए, ऐसे न्यूनतम वेग को, ऐसे मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, इस्केप वेलोसिटी। चंद्रमा का अलग है, पृथ्वी का अलग है, हर ग्रह का अलग अलग होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर किसी वस्तु को मैं 11 किलोमीटर एक सेकंड में फेंक दूं तो वो कभी अर्थ पर नहीं आएगी। क्यों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्रॉस कर जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी। अच्छा बच्चों, हर ग्रह का अलग अलग होता है। अगर मैं यहीं पर आपको पूछूंगा कि सर ये ना चंद्रमा का कितना होता है, यानी कि मून का कितना होता है, तो आप जवाब दोगे सर चंद्रमा का ये होता है बहुत कम, यानी अर्थ की तुलना में बहुत कम, क्योंकि वह ग्रेविटी कम होती है, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। तो आप याद रखना लगभग 2.3 समथिंग, बट हम इसको क्या कह देते हैं साथी, 2.4 कह सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप इतनी तेज फेंकोगे चंद्रमा पर खड़े होकर किसी वस्तु को, इतनी तेज यदि फेंक दोगे तो कभी जमीन पर वापस नहीं आएगी। ठीक है, चलो बिल्कुल बेटा, न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल आता है, और मैं आपको करवाता हूं। आप इस क्लास को लगातार फॉलो करो, आपको सारा कुछ करवाया जाएगा, न्यूमेरिकल, थ्योरी, कंसेप्चुअल, एवरीथिंग करवाया जाएगा, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चले क्या, 11.2 और 2.4 दोनों का याद रखना है, चंद्रमा और पृथ्वी का आपको याद रखना है। साथ ही अगला सवाल, क्वेश्चन चौथा आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताएं क्या होगा। बताओ बताओ तो जल्दी से बताइएगा। पलायन वेग कहते हैं इसको, ऐसा वेग कि अगर ऊपर फेंक दें तो कभी वापस ना आए।
ठीक है। मेरी ओर से आपको हार्दिक बधाइयाँ गुरुजी, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको भी मेरे प्यारे बच्चों, मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। आपका घर यूँ ही ऐसे हँसी-खुशी से एकदम चमकता रहे, आपके माँ-बाप हमेशा आपके ऊपर यूँ ही आशीर्वाद बनाए रखें। चलो, कौन-सा त्वरण का मात्रक होता है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? बताइए क्या होगा? त्वरण का मात्रक पूछा गया है तो आप बोलेंगे सर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप याद रखना त्वरण का मात्रक ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे टी, मतलब वेग का परिवर्तन बटे समय। ठीक है। त्वरण एक सदिश राशि होती है। साथ ही क्या याद रखेंगे आप? त्वरण के बारे में एक बात याद रखना कि त्वरण जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर? बेटा सदिश उनको कहेंगे जिनके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि सदिश राशि के नाम से जानते हैं साथी। तो आपका सदिश होगा। ठीक है, चलें क्या अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग बताना कि क्वेश्चन 5 का उत्तर क्या होगा, सभी बच्चों बताएंगे। एनटीपीसी के अंदर फिर से पूछा गया सवाल है। ठीक है, हैप्पी लोहड़ी सर जी, बहुत बढ़िया बेटा, हैप्पी लोहड़ी आपको भी बच्चों। बताओ, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा, अब ये मत भूलना कि कल आप कहीं सोचो मकर संक्रांति है तो कल आपकी छुट्टी होगी। हमारी तरफ से कल कोई छुट्टी नहीं है, आपकी कल भी क्लास होगी 8 बजे, 8 से 9 बजे कुछ भी हो जाए। देखो असली त्योहार तभी बनेगा जब अब सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे पहले कोई छुट्टी आपकी नहीं होगी, सिर्फ संडे की छुट्टी होगी। बताओ, विच यूनिट इज यूज टू मेजर साउंड? ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? इनमें से चारों में से आपको बताना है कि ध्वनि को किस मात्रक में मापा जाता है। तो बच्चों हर्ज तो होगा नहीं, क्योंकि हर्ज जो होता है ये तो आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, आवृत्ति का मात्रक होता है भैया। ओम तो गलत है, ओम तो प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा। किसका होता है? रेसिस्टेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस कहते हैं इसको। वोल्ट होगा नहीं, ये तो वोल्टेज का मात्रक होता है, वोल्टेज जिसे कहते हैं बेटा, वोल्टेज। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर डेसिबल। बेटा डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है, डेसिबल। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेसिबल जो है वो ध्वनि को मापने की इकाई है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं 5 डेसिबल से, और अगर मैं धीमे धीमे बोलूं, खाना खाया आपने? हाँ, ऐसे बोलते हो ना फोन पे कभी कभी, तो ये 2 डेसिबल। और जोर जोर से बोलूं, हाँ भाई पढ़ लो चुपचाप, ऐसे जोड़, तो डेसिबल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, डेसिबल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो जितना तेज बोलेंगे उतना डेसिबल में इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ जाएगी। क्लियर? मानव कान के लिए जो आपकी सेफ होती है वो 60 टू 80 डेसिबल की साउंड होती है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कितना होता है? 60 से 80 डेसिबल। ठीक है, मिनिमम और अपर लिमिट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चले, अगले सवाल पर चलते हैं साथी। 60 से 80 डेसिबल ये आपका मिनिमम और अपर रेंज आपको क्या करना है, याद रखना है। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दो बाबू, ये तुम एनटीपीसी रेलवे के पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं, तो एक बात बताओ, मैं तुमको नीट वाली विज्ञान तो पढ़ा नहीं सकता, डॉक्टर तो बनोगे नहीं, पेपर तो तुमको रेलवे एसएससी या वनडे एग्जाम पुलिस वगैरह के ही देने, तो आप खुद देखो ना ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलो अब हम छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग बताना कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। अब डेली 30-30 क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर तरीके के लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। ठीक है, कार्य करने की दर को व्यक्ति क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। चलो ठीक बात है, लेकिन व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? काम को करने की जो दर होती है कि कितना काम किया और कितने समय लगाया काम को करने में, तो उसको पावर कहते हैं, यानी उसे शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का यूनिट क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो साथ ही आप जवाब देंगे कि शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है शक्ति का यूनिट? वॉट। वॉट इज द राइट आंसर पावर का। बच्चों आप याद रखना कि पावर का एक और यूनिट होता है। जैसे पावर का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो वर्क अपॉन टाइम, मतलब कार्य बटे समय, ये होता है पावर का फॉर्मूला, कार्य बटे समय। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा? दूसरा मात्रक। चलो वाट ठीक है, बट एक और यूनिट बताओ आप मुझे। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है बेटा? जूल। और समय का होता है टाइम का सेकंड। तो दूसरा जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। वेरी गुड, शानदार। जूल पर सेकंड पावर का दूसरा मात्रक है। अगर मैं आपको यहीं से पूछ लूं कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, बता दो। 1 किलोवाट जो होता है वो कितने वाट के बराबर होगा? तो आप बोलोगे 1000 वाट के बराबर। किसके बराबर होगा 1 किलोवाट? 1000 वाट के बराबर होगा। साथ ही यहीं पर आपको अगर पूछें कि एक हॉर्स पावर जो होता है, जिसे अश्व शक्ति कहते हैं, अश्व शक्ति, ये कितने के बराबर होगा? अश्व शक्ति इसे कहा जाता है। तो ये आपका 740 वाट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? 740 वाट के बराबर होगा। एक अश्व शक्ति कहते हैं इसको। ठीक है, अब हम 7वें प्रश्न पर चल रहे हैं। आप लोग बताना कि क्वेश्चन 7 का उत्तर क्या होगा, सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, चलो बहुत शानदार तरीके से अगर आप आ चुके हैं क्लास के अंदर तो लाइक बिल्कुल मत करना भूलना प्लीज। इस बैच की, इस क्लास की फीस इतनी है कि आपको ये वीडियो लाइक यदि कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी जिम्मेदारी पूरे आपके बड़े भाई की है। सवाल यहीं से बनेगा, 30-30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थ्योरी हर रोज आपको मैं यहाँ करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री है ये लक्ष्य बैच आपके लिए। बताओ, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मतलब रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, बता दो।
चलिए, तो आप बोलेंगे सर रेसिस्टेंस का यूनिट आपका होगा ओम। क्या होगा? ओम आपका बी इज द राइट आंसर। ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। साथ ही 8वें सवाल पर हम चलते हैं। आप लोग बताना कि क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। सभी मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे। बताओ। कहता है कि देखो, हाँ, कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां किया जाता है? बता दो। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां पर होता है? बता दीजिए भैया। बताइए। उत्तल दर्पण देखो कुछ ऐसा दिखेगा। उत्तल दर्पण आपको कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा जिसकी अंदर वाली साइड क्या होती है? पॉलिश होती है। ये आपका उत्तल दर्पण होता है बच्चों। और इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? याद रखना इसे क्या कहते हैं बोलो? अपसारी। अपसारी दर्पण कहते हैं इसको। अपसारी का मतलब होता है कि यह प्रकाश को फैला देता है बेटा। ये क्या है बोलो? यह डायवर्जिंग मिरर है। क्या है ये? डायवर्जिंग मिरर है। साथ ही ये प्रकाश को फैला देता है, इकट्ठा नहीं करता है। क्या करता है? फैलाता है। डाइवर्जिंग है आपका, याद रहेगा, फैलाने वाला मिरर है। यूज कहां है इसका? याद रखना, रियर व्यू मिरर, वाहनों की, हाँ, पीछे देखने के लिए। आप साइड में देखते हो, गाड़ी आ रही है, स्कूटर आ रहा है, पीछे देखते हो ना, तो वो रियर व्यू। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये फैलाने वाला है। अगर इसके ऊपर प्रकाश आता है तो वो डाइवर्ट करता है। बट इकट्ठा करने वाला कौन है? अगर मैं पूछूं इकट्ठा करने वाला कौन है? अभिसारी किसे कहते हैं फिर? अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं जो प्रकाश को इकट्ठा करेगा? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन है जो प्रकाश को क्या करेगा? इकट्ठा। कन्वर्जिंग मिरर जो क्या करेगा? प्रकाश को, लाइट को इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा। इकट्ठा करेगा मतलब क्या है? कलेक्ट करेगा। ऐसा कौन है? तो वो है कॉनकेव। वो क्या है? कॉनकेव, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। वो क्या है? अवतल दर्पण। बेटा दोनों सवाल लाजवाब क्वेश्चन है, दोनों ही याद रखना। इकट्ठा करने वाला अभिसारी कौन है? कॉनकेव, ये वाला जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश होती है। बट फैलाने वाला कौन है? तो वो है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। इसका प्रयोग कहां होता है? दांत का डॉक्टर प्रयोग करता है। सर्च लाइट में, जो जंगलों में घूमते रहते हैं, उसमें प्रयोग होता है। वाहन जो होते हैं उसकी हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है। हेडलाइट जो होती है उसमें इसका प्रयोग होता है। चले अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। आप लोग बताना 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताओ। कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? कौन सा ऐसा जोड़ा है इनमें से कि जो सही मैच नहीं है? हाँ बिल्कुल। आप लोग लेट मत आया करो। मैं लेट हो गया, अंजू बोल रही है मैं लेट हो गई। बेटा लेट नहीं आना है यादव जी। आपको क्यों लेट आते हो? एक बात बताओ, 8 बजे का यदि समय है तो आप तो बहुत लेट हो गए हो। 8:30 बजने वाले हैं। लेट नहीं आना है, कल से जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। जो बच्चा लेट आएगा 50 रुपए पर मिनट के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। 1 मिनट का 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बताओ कौन सा जोड़ा मैच नहीं है? देखो कार्य का मात्रक जूल होता है, भली भांति आप लोग जानते हो, सही है। ये न्यूटन है बेटा, ये थोड़ा इधर लिखा हुआ है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, ये भी सही लिखा है। लेकिन प्रेशर का यूनिट डाइन नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। अरे डाइन जो होता है, डाइन खाने वाली नहीं है। डाइन तो बल का सीजीएस मात्रक होता है, फोर्स की सीजीएस। प्रेशर का यूनिट डाइन नहीं होता बेटा, प्रेशर का यूनिट तो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल प्रेशर यानी दाब की इकाई होती है, डाइन नहीं होती। तो यही आपको गलत पहचानना था। क्या पहचानना था इस क्वेश्चन के अंदर? गलत आपको पहचानना था। तो डी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर बढ़े? क्या तो ये आपको गलत पहचानना था, प्रेशर का यूनिट डाइन नहीं होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप लोग बताना क्या होगा। बताओ। क्वेश्चन 10 का आंसर बताओ बेटा। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉल्ड? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सीजीएस मात्रक होता है बल का। बल का सीजीएस मात्रक, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो आप बोलेंगे सर डायन होता है। क्या होता है? DYNE, डायन होता है। किसकी? फोर्स की सीजीएस यूनिट। फोर्स का सीजीएस यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता था? न्यूटन होता था। ऐसा ही मात्रक न्यूटन। और आप जानते हो कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? न्यूटन बड़ा होता है डाइन से, तो 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है साथी, चल सकते हैं क्या? बढ़ सकते हैं क्या आगे? फटाफट से बता दो। एक, हाँ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉल्ड? तो आप बोलेंगे सर इसे ना हम क्या कहते हैं? वेट कहा जाता है, वजन, भार। आपको पता है इस बात का कि पृथ्वी आपके ऊपर कितना बल लगाती है? गुरुत्वाकर्षण। आप ये तो जानते हो कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, लेकिन आपके अंदर एक चीज है, तभी अर्थ अर्थ आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा पाती है। आपके अंदर वेट है बाबू, और वेट यदि है तो आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। डब्ल्यू बराबर वेट निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एम जी। क्या होता है वेट निकालने का फॉर्मूला? डब्ल्यू बराबर एम जी। ये वेट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ, भार निकालने का। अगर आपको, अच्छा, टेल मी योर वेट, आप सभी मुझे अपना भार बताओ। जी की वैल्यू कितना होता है? 9.8। तो अगर तुम 40 किलो के हो तो 40 में कितने का गुणा करना? 9.8। तब आपका वेट, भार आएगा। और भार का मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम नहीं होता। वेट की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, तो इसलिए बेटा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, वो किसके कारण लगता है? वो वेट के कारण लगता है बच्चों। वेट, भार के कारण लगता है। और भार का सूत्र मैंने बता दिया, क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी। 11वां सवाल आपके सामने है।
आप मुझे अपना वेट निकाल के बताओ। पागल लड़की किरण कुमारी पागल हो गई है, वो कह रही है 400 किलोग्राम। अरे बेटा, वेट किलोग्राम में नहीं आता, वो न्यूटन में आता है। आप अगर 40 किलो की हो तो आप उसमें 9.8 से गुणा करो, वो न्यूटन में आएगा फिर। चलो बताओ अगले क्वेश्चन। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण, मतलब आपको इलेक्ट्रिक करंट अगर क्या करना है, उसकी दिशा डायरेक्शन बतानी है, तो क्या होगा, जल्दी से बता दो। कौन कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा, फटाफट से देखते हैं कौन बालक इसका जवाब देगा। Which instrument is used to show the direction of flow of electric current in a circuit? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये हैं कि सर एक बात बताओ, क्या मैं अमीटर टिक कर दूं? गलत। बेटा अमीटर जो बताता है ना, अमीटर ये करंट की मात्रा बताता है कि करंट कितना एम्पियर है, करंट की वैल्यू को बताएगा। लेकिन जो करंट की दिशा बताएगा वो गैल्वेनोमीटर होगा। ए बी वालों का गलत, सबका गलत हो गया। करंट की वैल्यू, विद्युत धारा का मान कितना है, कि कितने एम्पियर का करंट है, 50 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, विद्युत के मान को बताएगा मीटर। लेकिन विद्युत की दिशा क्या है उसको गैल्वेनोमीटर बताएगा। विद्युत है या नहीं है, यानी करंट की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ करंट, विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर। पेचकस देखा है, किस किसने पेचकस देखा है, हाथ खड़े करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। पेचकस कितने बच्चों ने देखा? पेचकस जो होता है उसमें भी गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, वो एकदम ग्लो कर जाता है, चमक जाता है जैसे करंट उसमें जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन अच्छे से जानता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग बढ़िया से करता है बेटा। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि 12वें सवाल का उत्तर क्या होगा। कहता है कि दबाव, प्रेशर जो होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, बताओ। प्रेशर का मात्रक क्या होगा? साथी शेयर करते रहिएगा, मैंने कहा था 800 विद्यार्थी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए साथी, कम से कम। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट टेस्टर का काम करता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताएगा करंट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रेशर का यूनिट बताओ, तो बेटा प्रेशर जो होता है ना, दाब, इसका मात्रक होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, एरिया। क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो बेटा बल जो होता है, बल, इसका मात्रक तो न्यूटन होता है, बल का मात्रक। और एरिया का मात्रक क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन 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 पर स्क्वायर मीटर, यानी सी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? सी, सी फोर क्यूट क्वेश्चन, क्यूट, बढ़िया वाला सवाल था एकदम। तो याद रखना, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वहीं पर हमने आपको दूसरा भी मात्रक बताया था, क्या होता है? पास्कल भी होता है। क्या होता है इसका मात्रक? पास्कल भी होता है। तो आपको याद रखना है, पास्कल भी इसका मात्रक हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर बढ़े क्या? अगला सवाल 13वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग बताना कि 13वें सवाल का जवाब क्या होगा। बताओ, जहाजों की गति में वृद्धि, द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ शिप इज बेस्ड ऑन, जहाज जो पानी में चलते हैं, पानी के जहाज, तो भैया वो किस चीज का, किस सिद्धांत के ऊपर चलते हैं पानी के जहाज, बता दो। पवन यादव कह रहे हैं कि सर हम ससुराल से क्लास कर रहे हैं। ओहो, ससुराल से क्लास कर रहे हो तो दिखाओ ना, सबको दिखाओ, सासू माँ को भी दिखाओ क्लास हमारी, ससुर को दिखाओ, सालियों को जरूर दिखाओ। हाँ भैया, अपना काम तो बनवा लिया, अपनी तो शादी होगी तो सालियों को दिखाओ यार, क्लास क्लास दिखाओ, दिखाया करो यार, हमारी क्लास दिखाया करो, बोलो हमारे गुरुजी हैं, है ना, दिखाओ, साली होंगी तुम्हारी, उनको दिखाओ, अभी दिखाओ, झूठ नहीं बोलना, दिखाना पड़ेगा, सालियों को दिखाओ, बोलो ये हमारे गुरुजी हैं, बढ़िया है। जहाजों की गति में वृद्धि, बताओ, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ शिप, जहाज जो चलते हैं पानी के जहाज, कौन से सिद्धांत पर चलते हैं, तो आप बोलेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत, सही है ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चलते हैं। आर्किमिडीज ने कहा था कि यदि कोई पानी के अंदर चीज को रख रहे हो, हाँ बताओ, बताइए, तो जैसे ये पानी है, ये क्या है, मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है, और इसके अंदर यदि जहाज चल रहा है, ये क्या है, जहाज, ये जहाज चल रहा है पानी के अंदर, तो नीचे से पानी क्या लगाएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या लगाएगा? बियॉन्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, क्या लगाएगा, नीचे से जहाज के ऊपर क्या लगेगा, पानी एक बल लगाएगा। ठीक है, तो याद रखना, बियॉन्ड फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल, क्या होगा, उत्प्लावन बल लगेगा इसके ऊपर। समझ में आया आपको? तो बेटा आर्किमिडीज ने ये बताया था, किसने बताया था, आर्किमिडीज ने ये बताया था। सभी बच्चों को क्या करना है, याद रखना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसे कहते हैं। चले अगले चलते हैं हम, 14वें सवाल का उत्तर बताना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14। बताओ, आप लोग बताना क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा, बेटा जल्दी से बताओ, क्वेश्चन 14 का आंसर बताओ क्या होगा। कहता है कि भैया, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्लाउड फ्लोट ऑन द इन द स्काई, मतलब किस कारण की वजह से बादल जो है आसमान में ऐसे घूमते रहते हैं पागल की तरह, बताओ क्या होगा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्लाउड फ्लोट इन द स्काई, आसमान में जो बादल हैं वो किसके कारण तैरते रहते हैं, बता दो बेटा। भाई कोई चीज ऊपर क्यों होती है, आप मुझे एक बात बताओ, पानी और तेल, जैसे मैंने कहा पानी है, इसमें पानी है, और जब मैं इसमें तेल, ऑयल, ये तो वाटर है पानी, और जब मैं इसमें ऑयल डाल दूं, तेल, तो तेल ऊपर आ जाता है,
पानी के ऊपर बहने लगता है तेल, देखा होगा बेटा, क्योंकि घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम है। कोई चीज अगर ऊपर जा रही है तो उसकी डेंसिटी कम है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है, भारी होता है, तो नीचे बैठता है, घनत्व कम होता है तो वो ऊपर चला जाता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? निम्न घनत्व यानी कि लो डेंसिटी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? लो डेंसिटी आपका सही जवाब होगा बच्चों। बहुत शानदार। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर? हाँ, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पर शेयर करते रहिएगा क्लास को प्यारे साथी, सभी बच्चे शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताएंगे 15वां सवाल। 15वां सवाल बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? विकास मौर्य, जल्दी से बता दो। क्या भाई साहब का, बताओ क्या होगा? निम्नलिखित में से, मजाक मत करो है ना, सालियों को लेकर कोई मजाक नहीं। निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन चीज आधारित नहीं है? चार ऑप्शन है आपका। देखो हाइड्रोमीटर सही है। देखो हाइड्रोमीटर वो यंत्र होता है बेटा जो घनत्व बताता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी तो ठीक है, घनत्व है। ये कह रहा है डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन्स, डिजाइनिंग ऑफ एयरप्लेन्स विंग्स। तो देखो एरोप्लेन का क्या मतलब है भाई? आर्किमिडीज से क्या मतलब है? एरोप्लेन का कोई मतलब नहीं है बेटा। एरोप्लेन तो हवा में चलता है। आर्किमिडीज ने तो पानी वाला दिया था कि कोई चीज लिक्विड में अगर है, द्रव में है, द्रव के संपर्क में है, तो वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना। उत्प्लावन बल बियॉन्ड फोर्स, तो हवा में कौन सा उत्प्लावन बल लग रहा है? तो ये एरोप्लेन से कोई संबंधित इसका नहीं है, हवाई जहाज से आर्किमिडीज का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। लैक्टोमीटर क्या करता है बेटा? अच्छा, लैक्टोमीटर जो यंत्र है ये दूध की शुद्धता को बताता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क जिसे कहते हैं। लैक्टोमीटर क्या बताता है? दूध की शुद्धता को बताता है बेटा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को बताता है। इसका अर्थ क्या है? प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता को बताता है लैक्टोमीटर। चलें क्या अगले सवाल पर चलते हैं जल्दी से? हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, साइंस जिससे पढ़ते हो उनका नाम बताओ, ऐसा किसने पूछा आप लोगों से आज? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जी किसने पूछा बताओ? 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, बताओ किसने पूछा आपसे ऐसा नाम कि किससे पढ़ते हो? तो तुमने हमारा नाम लिया कि नहीं लिया? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का नाम बताओ। हाँ, 30 क्वेश्चन किए और सब सही किए। नवीन सर ने पूछा कि साइंस का नाम बताओ। अच्छा ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर जल्दी से। कौन सा आपको बताना है कि मैच करना है बेटा आपको ना, मैच। मैचिंग मैचिंग तो तुमको बढ़िया से आता है। मैचिंग मैचिंग तो तुमको बढ़िया से आता होगा। जल्दी से शेयर करो क्लास को और मैच करके बताओ कि नींबू किस में पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। पहला ऑप्शन बी से। अच्छा ठीक है। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो पहला ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन सी। तो पहला बी ठीक है, चलो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों तो देखो, आपको ना एक जुगाड़ जुगाड़ बताता हूँ बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, मजे आ जाते हैं भाई। हम तो अपना जब पढ़ते थे ऐसा क्वेश्चन देख के तो मजा आ जाता था। पता है क्यों? आपको यदि इनमें से एक दो भी आता है ना तब भी काम बन जाएगा। जैसे यदि आपको मान लो पहला वाला आता था सिर्फ कि भाई नींबू का पता है, नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो भाई देखो पहला वाला बी से मैच हो रहा है, तो एक तो ये है, एक ये है लास्ट, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। बीच वाले दो तो गलत हो गए पहले वाले से ही। अच्छा, अब दूसरा, दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक। तो यानी दूसरा वाला मैच हो रहा है सी से, तो दूसरा वाला मैच हो रहा है सी से। देखो ये वाला गलत हो गया। आंसर इज द बी। दो से ही काम चल गया, दो से ही काम चल गया आपका। और सिरके में क्या पाया जाता है बेटा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है बेटा? टारटेरिक अम्ल। हो गया, तो डी आपका सही जवाब हो गया। बन गया काम, दो से ही काम चल गया। ठीक है, दो से ही काम चल गया आपका। बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चले, 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। आप लोग बताना क्वेश्चन 17 का उत्तर क्या होगा? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बता दो। जिसको कुछ ना पता हो तो उसकी हम पिटाई करते हैं फिर बहुत जोर से, जिसको कुछ ना पता हो। अच्छा, नवीन सर ने बोला साइंस किंग का नाम बताओ जिससे पढ़ते हो। फिर तुमने नाम लिया नहीं लिया? बताओ पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है हमारे दोनों, वहां पर आपको हम पीडीएफ देंगे। ठीक है, वहां पर हम आपको पीडीएफ देंगे। क्लास के जस्ट 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम का नाम अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पर मिलेगा। ठीक है, बताओ बेटा ब्यूटेन का नाम क्या होगा? तो साथी आप बोलेंगे ब्यूटेन का नाम होगा C4H10, क्योंकि ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, और अगर एन लगा है एन तो फॉर्मूला हमारा होता है एल्केन वाला, CnH2n+2। चार रखो यहां पर, 4 दूनी 8 और 2 10 है। ब्यूटेन किसका मुख्य घटक होता है? ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। एलपीजी का मेन कंपोनेंट होता है, एलपीजी का मुख्य घटक। जो घरों में गैस प्रयोग करते हो ना, एलपीजी का सिलेंडर, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो उसका जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन आपका होता है, याद रखना। ठीक है, चले अगले सवाल पर साथी चलते हैं हम। 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप लोग बताना क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा हमारा? 18। बताओ जल्दी से बताएं क्या आएगा आंसर। बहुत शानदार भाई। दीपक जाटव जी जल्दी से बताओ बेटा। हाँ, रो, ये जो पी जैसा निशान आपको दिखता है ना, पी, ये पी जैसा, ये रो का निशान आमतौर पर किसे दर्शाता है? रो किस चीज का सिंबल यानी प्रतीक होता है? कमेंट करके बताएं आप लोग। बताओ
किस चीज का सिंबल होता है रो, जिसे रेसिस्टिविटी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता का जो सिंबल होता है वो रो होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी इसे कहा जाता है। इसका मात्रक कौन बताएगा? बहुत बार पेपर में आता है। इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए बटे एल। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर का मतलब प्रतिरोध, ए का मतलब एरिया क्षेत्रफल, एल का मतलब लंबाई और आर का मतलब प्रतिरोध। तो ये इसका आपको रेसिस्टेंस जिसे कहते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, रो बराबर आर ए बटे एल। याद हुआ? हाँ या ना? इसका मात्रक बता दो। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है बेटा ओम मीटर। क्या होता है साथी? हिंदी में भी लिख लो, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ओम मीटर सभी को लिखना है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा प्लीज। चले 19वें सवाल पर चलते हैं। आप लोग बताना कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। बताओ। लहसुन, आपने लहसुन खाया है? लहसुन, लहसुन किसका सबसे बढ़िया सोर्स है, अच्छा स्रोत है? गार्लिक इज द गुड सोर्स ऑफ, गार्लिक इज द गुड सोर्स ऑफ। लहसुन आपने खाया होगा और स्मेल भी आती है लहसुन की। तो इसमें कौन कौन सा क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, बताओ बेटा। हाँ बताओ। आयरन पाया जाता है, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। बताओ क्या पाया जाएगा? बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा आपका? गार्लिक में क्या पाया जाएगा सबसे ज्यादा? तो बहुत शानदार, बहुत शानदार। गार्लिक में, गार्लिक का मतलब क्या होता है? लहसुन में। तो आप याद रखना मैग्नीज पाया जाता है और आपका सेलेनियम एक एलिमेंट है, ये दोनों ही आपके पाए जाते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, सही जवाब है बेटा आपका। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताना बेटा क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन 20 का आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन 20 का उत्तर बताना है। हाँ बहुत शानदार भाई, वीडियो को पहुंचा दीजिए जहां तक आप लोग शेयर कर सकते हैं। साथ ही ये क्लास का समय 8 से 9 बजे तक बेहतरीन वाली क्लास आपकी डेली चलेगी। कल भी होगी, परसों भी होगी, जब भी आपका दिन होगा, वीकडेज, संडे को सिर्फ नहीं होती है। और 30 प्रश्न डेली का हमारा टारगेट रहेगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर फाउंड इन कॉयल माइंस एंड मार्सी प्लेस। जैसे दलदली इलाकों से या कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो आप बोलेंगे सर यहां से मीथेन गैस निकलती है और इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? मीथेन का सूत्र आपका CH4 होता है। ठीक है, इसे मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दलदली इलाके से, मार्स गैस इसे कहा जाता है क्योंकि यह दलदली इलाके। मार्स का मतलब पता है क्या होता है बेटा? मार्सी, मार्सई को हिंदी में कहते हैं दलदली क्षेत्र से ये गैस आपकी निकलती है। ठीक बात। अच्छा, इस गैस की सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं, मीथेन। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये धमाका बनती है, विस्फोटक बनती है। साथ ही क्या, मीथेन गैस को यदि ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन, तो ये एक एक्सप्लोसिव बनती है, यानी कि विस्फोटक बनती है, धमाका बनती है। क्या बनती है साथी? एक्सप्लोसिव, विस्फोटक जिसे कहते हैं। विस्फोटक यानी धमाका बनती है, फट जाती है ये। तो याद रखना, ये पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कि कौन सी गैस ऑक्सीजन के साथ धमाका फट जाती है, तो आप याद रखना मीथेन गैस आपकी फट जाती है। बच्चों 21वें सवाल का आंसर आप लोग बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताओ। निम्नलिखित में से किस में निकोटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है? निकोटीन किस में पाया जाता है बता दो। सबसे ज्यादा निकोटीन किस में पाया जाता है ना? तंबाकू में, बटर मिल्क में, छाछ में कौन सा निकोटीन? अरे यार नहीं, मिल्क में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बेटा, अम्ल का नाम है। चाय में क्या पाया जाता है? चाय में बच्चों टैनिक अम्ल पाया जाता है। क्या? टैनिक एसिड या टैनिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पर टोबैको, तंबाकू के अंदर क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। और अगर आप सिगरेट पीते हो, ये क्या है भैया? ये आपकी मैंने सिगरेट बना दी, इतनी लंबी सिगरेट है। ठीक है, अगर आप सिगरेट को पीते हो, ये क्या है? सिगरेट। इसे अगर पीते हो तो इसमें क्या होगा? तंबाकू, और तंबाकू में क्या होगा? निकोटीन। ठीक है, निकोटीन की लत लग जाती है। अगर सिगरेट पीने वाला व्यक्ति एक दिन भी सिगरेट नहीं पिए तो उसको ऐसा लग रहा है उसकी आत्मा निकल गई हो, फेफड़े निकल गए हो, ऐसा अब तो मर ही जाऊंगा मैं, सिगरेट नहीं मिल रही यार मुझे। तो सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। तो तंबाकू, जैसे हुक्का पीने की लत लग जाती है लोगों को, हुक्का, हुक्का देखे तुम लोग, हुक्का पीने की लत लग जाती है। और जब उनको हुक्का नहीं मिलता ना तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हुक्के में भी क्या है? तंबाकू, और तंबाकू में क्या